तो दोस्तों, जिस भारत में हम रहते हैं वो आज़ाद 1947 में हुआ था और 1947 के बाद आज तक जिस प्रकार से या जिस संविधान के द्वारा हमारा देश चलाया जाता है उसका निर्माण किस प्रकार हुआ वो हम बात करेंगे। निर्माण इवन मांग कैसे रखी गई, उसका गठन और उसकी कार्यप्रणाली। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम संविधान निर्माण की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले ये विचार किसने रखा था? तो सबसे पहले ये विचार 1922 में महात्मा गांधी जी के द्वारा रखा गया था। लेकिन इस विचार पर उन्होंने इतना विचार विमर्श नहीं किया, इसीलिए अधिकतर बुक्स में 1922 का नहीं 1934 से का जिक्र होता है। 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा सबसे पहले विचार संविधान के निर्माण का रखा गया था। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा उसके बाद विचार रखा गया। जैसे अगर हम जब एम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो यहीं से वो स्टार्टिंग करते हैं कि 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा, जो मनवेंद्रनाथ रॉय थे, उनके द्वारा सबसे पहले संविधान का निर्माण किस प्रकार हो इसका विचार रखा गया था कि जब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा तो देश को चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता होती है, तो उस संविधान का निर्माण हो, ऐसा विचार किसने रखा था? एम.एन. रॉय ने 1934 के अंदर रखा गया था। अब पहला हमारा ये क्वेश्चन है कि एम.एन. रॉय कौन थे और इनका जो विचारधारा थी उसको हम क्यों माने, या हम क्या उस समय के लोगों ने क्यों माना? तो पहला क्वेश्चन तो ये थे वामपंथी नेता। वामपंथी नेता क्या होते हैं? देखो, ऐसे नेता जो किसी पर्टिकुलर किसी पक्ष का सपोर्ट नहीं करते, जैसे हिंदू का सपोर्ट नहीं करते, मुसलमान का सपोर्ट नहीं करते। ये जातिवाद कभी भी, वामपंथी नेता वो होते हैं जो कभी भी जाति के हिसाब से किसी का सपोर्ट नहीं करते। लेकिन हाँ, अगर आर्थिक या जाति कारण से हमारे बीच कोई भेदभाव या कोई लड़ाई हो रही है तो उसके लिए भाईचारा स्थापित हो तो उसका ये प्रयास करते हैं वामपंथी नेता। तो जो एम.एन. रॉय थे वो क्या थे? वामपंथी नेता। तो दोस्तों जैसे पता है आपको, जब कोई एक अगर विचार रखता है तो दूसरे भी विचार रखेंगे। तो उसके बाद कांग्रेस ने 1935 में विचार रखा था। कांग्रेस ने 1935 में विचार रखा था और 1938 में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने ये कंफर्म कर दिया था कि जब भी हमारे देश में संविधान का निर्माण होगा वो संविधान का निर्माण उन संविधान के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा जो संविधान के सदस्य क्या होंगे? निर्वाचित होंगे। और निर्वाचित किसके द्वारा होंगे? वो जो वयस्क मताधिकारी, मतलब जो 18 साल से बड़े हैं, उनके द्वारा क्या किया जाएगा? चुनाव किया जाएगा। और उन चुनाव में जिन लोग जो लोग जीतेंगे उनके द्वारा क्या किया जाएगा? भारत के संविधान का निर्माण किया जाएगा। ये बात किसने कही थी? 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कही थी। चलो दोस्तों, अभी बात भी हो गई। 1934 में एम.एन. रॉय ने सबसे पहले क्या रखा था? विचार रखा था। उसके बाद 1935 में कांग्रेस ने इसके बारे में विचार रखा। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि जो हमारे भारत का संविधान है या संविधान जो निर्माण करेंगे, जो निर्माता है, वो क्या होंगे? निर्वाचित किए जाएंगे। और निर्वाचित किसके द्वारा किए जाएंगे? जो भी 18+ के मेंबर है उनके द्वारा क्या किए जाएंगे? निर्वाचित किए जाएंगे। लेकिन ये सब मैटर किसका है? हमारा है, क्योंकि ये सभी क्या थे? हिंदुस्तान के थे। लेकिन ये बात आप अच्छे से जानते हो कि उस समय किसका शासन था? ब्रिटिश लोगों का। लेकिन जब तक अगर ब्रिटिश लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर लेते तब तक ये सिर्फ सोच ही समझ लो आप। तो सबसे पहले ब्रिटिश लोगों ने इस बात को कब माना था? तो 1940 में। 1940 में ब्रिटिश लोगों ने स्वीकार किया था कि भारत के लिए एक संविधान का निर्माण होना चाहिए। अब 1940 में जब इन्होंने स्वीकार किया था, इसका नाम रखा था अगस्त प्रस्ताव। तो अब क्वेश्चन ये है कि चलो, अभी तक तो सिर्फ सोच रहे थे हम कि संविधान का निर्माण किस प्रकार से हो या किसने विचार रखा था, कैसे रखा था। तो क्या अगस्त प्रस्ताव मान लिया था? तो मैं आपको बता दूं कि अगस्त प्रस्ताव कांग्रेस थे उस समय, उन्होंने अगस्त प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। उसका एक मुख्य कारण यह था कि अगस्त प्रस्ताव में जो भारत का संविधान का निर्माण होगा उसमें अंग्रेज लोगों को भी शामिल किया जाएगा, इस प्रकार की सोच रखी थी। किन्होंने? अंग्रेज लोगों ने। तो ये बात कांग्रेस कि जो उस समय की जो लोग थे उन्होंने नहीं मानी थी, इसीलिए अगस्त प्रस्ताव क्या हो गया था? को खारिज कर दिया था उस समय। अब जाहिर सी बात है कि अगर एक प्रस्ताव कैंसिल हो गया होगा तो उसके बाद दूसरा प्रस्ताव आया था। तो उसके बाद आया था क्रिप्स मिशन। क्या आया था? क्रिप्स मिशन 1942 में, जो किसके द्वारा आया था? डॉक्टर स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा लाया गया था। और जो उसमें सदस्य थे वो क्या थे? ब्रिटिश के सदस्य थे। अब क्रिप्स मिशन जब लाया गया तो उसके द्वारा सिर्फ भारत के संविधान का निर्माण किस प्रकार से हो, तो जनरली यही बात की होगी, क्योंकि सेम अगस्त प्रस्ताव में भी यही बात। लेकिन जो क्रिप्स मिशन आया था उसका भी बहिष्कार कर दिया था। किन्होंने कर दिया था? मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग ने 1942 में क्रिप्स मिशन का बहिष्कार कर दिया था। उसका एक मुख्य कारण था, मुस्लिम लीग उस समय ये चाहते थे कि भारत के
दो टुकड़े हो, एक भारत और पाकिस्तान। भारत का संविधान अलग से बनाया जाए और पाकिस्तान का संविधान भी अलग से बनाया जाए। ऐसी सोच किसकी थी? मुस्लिम लीग। इसलिए मुस्लिम लीग के सदस्यों ने क्या किया था? क्रिप्स मिशन को भी क्या कर दिया था? फेल कर दिया था या उसको खारिज कर लिया। अब उसके बाद आया था कैबिनेट मिशन। मैं आपको बता दूं, कैबिनेट मिशन, अब जब भारत के दो टुकड़े की बात चल रही थी भारत के अंदर, या भारत में दो संविधान की मांग चल रही थी, तो इस कंडीशन में किस प्रकार कैबिनेट मिशन आया था या कैबिनेट मिशन किस प्रकार माना गया? मैं आपको बता दूं, कैबिनेट मिशन ने यह बात बिल्कुल साफ नहीं कही थी कि भारत के क्या होंगे? दो टुकड़े कर दिए जाए। लेकिन कैबिनेट मिशन ने जब इन्होंने अपना प्लान या अपनी योजना रखी थी, तो उससे मुस्लिम लीग के जो लोग थे उनको ऐसा लगा कि इसमें हमारा बहुत ज़्यादा फायदा है, इसीलिए सभी लोगों ने कैबिनेट मिशन की बात मान ली थी। अब जब कैबिनेट मिशन की बात मान ली, तो उसके बाद हमारा जो भारत के संविधान का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 1946 दिसंबर में हुआ था। कब हुआ था? 1946 दिसंबर में। तो कई बार ये भी आता है कि जो हमारा संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो किस मिशन के द्वारा आया था? जो हुआ था वो हुआ था हमारे कैबिनेट मिशन के द्वारा। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आप सोच रहे होगे 1946 में जो नवंबर में क्या हुआ था? संविधान सभा का क्या हुआ था? गठन हुआ था। अब संविधान सभा का गठन हुआ था, तो मैं आपको बता दूं, उससे पहले 1946 की ही बात है। जुलाई अगस्त में क्या हुआ था? चुनाव हुए थे। जुलाई अगस्त में चुनाव हुए थे। अब जो जुलाई अगस्त में चुनाव हुए थे, तो उसके बाद क्या हुआ था? 1946 नवंबर में क्या हुआ था? संविधान सभा का गठन हो गया था। अब इस चुनाव में क्या क्या हुए थे, तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जब चुनाव हुआ था तो इसमें सदस्य संख्या 389 फिक्स की गई थी। अब 389, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये जरूरी है कि 389 ही उस समय ये कोई नया कानून लाया गया था, या क्या ब्रिटिश लोगों ने इंसिस्ट किया था इस बात के लिए कि 389 ही सदस्य संख्या हो? नहीं, मैं आपको बता दूं, अगर उस समय भारत की कुल आबादी की बात करें तो उस समय जो भारत की कुल आबादी थी वो क्या थी? 40 करोड़। अब जब देश की आबादी 40 करोड़ थी, तो उस समय के जो भी व्यक्ति थे, जब इन्होंने सोचा कि जब देश का संविधान बनाना है, तो वो चाहते थे कि हर 10 लाख व्यक्ति पर एक व्यक्ति सदस्य बने, हर 10 लाख व्यक्ति पर एक व्यक्ति सदस्य बने या उस पर शासन कर सकता है। तो इसीलिए 10 लाख पे एक सदस्य, उसी प्रकार से 40 करोड़, लगभग 40 करोड़ बोला मैंने, तो 40 करोड़ पर टोटल 389 जो सदस्य उन्होंने प्रस्तावित किए। तो अब दोस्तों 389 जो सदस्य थे, अब जो उसमें से 390 जो हमारे सदस्य थे दोस्तों, उसमें से 296 तो ब्रिटिश भारत के थे। ब्रिटिश भारत क्या होता है? उस समय जो भारत का अधिकतर हिस्सा था वो क्या था? डायरेक्ट ब्रिटिश लोगों के हाथों में था। लेकिन आपको पता होगा कि उस समय देसी रियासतें भी थी। जो 93 सीटें थी वो क्या थी? देसी रियासतों की थी। अब जो देसी रियासतों कितनी सीट थी? 93, और जो 296 किसकी थी? ब्रिटिश भारत की। अब जो 296 सीटें थी दोस्तों, 296 में से 292 प्लस 4, 292 गवर्नर सीटें थी। मतलब जिस प्रकार आज भारत देश में 7 केंद्र शासित प्रदेश है, उसी प्रकार उस समय जो ये 4 थे, ये क्या थे? मुख्य चीफ कमीशन डिपार्टमेंट था, ये अलग से था। ये 4 थे ना, ये मुख्य प्रांत थे, और ये जो 294 थे ये क्या थे? प्रांत थे। तो जो 4 थे ये कौन कौन से थे? कई बार एग्जाम में इस टाइप से पूछा जाता है कि जो 389 जो हमारे मुख्य सदस्य थे, उनमें से 296 कौन थे? ब्रिटिश भारत के थे, और जो 93 कौन से थे? वो थे देसी रियासत के। किसके थे? देसी रियासत के। अब जो देसी रियासत के सदस्य थे वो 93। देसी रियासत एक दो नाम मैं बता दूं आपको, हैदराबाद, कश्मीर तो सुना ही होगा आपने। तो देसी रियासत 93 सदस्य, 296। अब 296 जो थे वो ब्रिटिश भारत के थे। अब 296 जो ब्रिटिश भारत के थे, उसमें से 292 जो थे वो थे गवर्नर के अंडर में, उस समय की बात है। और जो 4 थे जो मुख्य प्रांत थे, और जो 4 मुख्य प्रांत कौन कौन से थे? तो वो थे दोस्तों दिल्ली, अजमेर का जो मेरवाड़ा है वो, और इसके अलावा कुर्ग जो आज कर्नाटक के अंदर स्थित है, और बलूचिस्तान जो कि आज का
पाकिस्तान, जो बलूचिस्तान जो था वो आज पाकिस्तान के अंदर है। तो दोस्तों आपको ये बात कैबिनेट मिशन जो भी हमारा, मैं सबसे पहले इसको मिटा देता हूं। तो 389 जो सदस्य थे तो किस प्रकार से उन्होंने अलग अलग भागों में बांट रखा था। अब जब 9 नवंबर 1946 को हमारा जो संविधान सभा का जो गठन है वो क्या हो गया था। अब 9 नवंबर दोस्तों 9 दिसंबर, एक महीने बाद संविधान की पहली बैठक हुई थी। कई बार एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाते हैं कि संविधान के, ये जैसे जनरल स्टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अब संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो क्वेश्चन यही है कि इसको चलाने के लिए एक स्थायी या अस्थायी अध्यक्ष तो चाहिए ना। तो इस समय जो अस्थायी अध्यक्ष इन्होंने रखा था, उनको रखा था सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष। पहला क्वेश्चन कई बार बच्चे ये भी पूछते हैं जैसे दोस्तों कि सच्चिदानंद जो सिन्हा थे, क्या इनको निर्वाचित किया गया था या इनको ब्रिटिश शासन के द्वारा रखा गया था या ये सबसे बुजुर्ग थे। तो मैं आपको बता दूं कि जो सच्चिदानंद सिन्हा थे वो क्या थे, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। और जो बुजुर्ग व्यक्ति थे और उनको लगता था कि ये जो अभी अस्थायी अध्यक्ष के रूप में ये अच्छे से मतलब इनको चला सकते हैं, इसलिए सच्चिदानंद सिन्हा को उन्होंने क्या रखा था, अस्थायी अध्यक्ष रखा था। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, इसका बहिष्कार किसने किया था, मुस्लिम लीग ने किया था। मुस्लिम लीग ने बहिष्कार क्यों किया था, क्योंकि वो आपको पता है, क्योंकि वो चाहते थे कि देश में क्या हो, दो देश हो, भारत और पाकिस्तान अलग अलग। भारत है जनरली, तो भारत का संविधान भी अलग हो और पाकिस्तान का भी अलग हो। तो जो बैठक हो रही थी संविधान की हो रही थी, तो इसीलिए मुस्लिम लोगों ने क्या किया था, इसका बहिष्कार किया था। दोस्तों यहाँ पर 211 सदस्य उपस्थित थे पहली बैठक में। अब आप सोच रहे होंगे कि टोटल थे 389, अगर इसमें से में जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे वो 73 थे, अगर माइनस भी कर दे हम तो भी कितने बचे, 316। लेकिन अभी हमारे पास कितने बचे, 211। तो दोस्तों जब पहली बैठक हुई थी उसमें मुस्लिम लीग जो लोग थे उन्होंने बहिष्कार किया था, लेकिन इसके साथ उनके साथ उस समय जो 93 सदस्य थे वो कहां के थे, देसी रियासत के। तो देसी रियासत थे ना, ये कंफ्यूज थे उस समय। ये अभी इन्होंने डिसाइड ही नहीं कर रखा था कि भारत में मिलेंगे या पाकिस्तान में मिलेंगे या अपना क्षेत्र अलग से स्थापित करेंगे। तो इन लोगों ने भी क्या किया था, पहली बैठक में भाग नहीं लिया था। तो 93 सदस्य वो और कुछ और सदस्य मिलकर इसी प्रकार से जो हमारी पहली बैठक हुई थी उसमें 211 सदस्य लोग उस समय उपस्थित थे। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। अब 9 दिसंबर को हमारी संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। 11 दिसंबर मतलब 2 दिन बाद 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, जो कि निर्वाचित मतलब वोट के द्वारा चुना गया था। तो जो हमारे स्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे, पहली संविधान सभा की जो बैठक थी उसके स्थायी अध्यक्ष थे जो कि निर्वाचित थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसके अलावा उस समय 2 उपाध्यक्ष भी निर्वाचित किए गए थे। तो 2 उपाध्यक्ष, कई बार इनके भी नाम पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने उपाध्यक्ष डॉक्टर S.C. मुखर्जी तथा V.T. कृष्णामचारी, जो कौन थे, 2 उपाध्यक्ष, और इन दोनों को भी क्या किया गया था, उस समय निर्वाचित किया गया था। चलो ठीक है, 9 दिसंबर को बैठक, 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष हो गए। अब सब कुछ हो गया, अब क्या करेंगे, डायरेक्ट प्रस्ताव रखेंगे। तो इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। तो दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव, कई बार यह भी पूछा जाता है कि हमारे संविधान सभा की जो प्रस्तावना है वो कौन से प्रस्ताव से ली गई थी, तो वो उद्देश्य प्रस्ताव से ली गई थी। क्यों, क्योंकि उद्देश्य का मतलब क्या है, किस प्रकार से देश को चलाया जाए देश, तो वो सभी किसके अंदर आता है, उद्देश्य प्रस्ताव। और हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भी डायरेक्ट कहीं ना कहीं पूरे संविधान का सार है प्रस्तावना का। तो पूरी जो प्रस्तावना है वो उद्देश्य प्रस्ताव से ली गई थी। अब उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया था, 9 और 2 दिन बाद ये जो स्थायी अध्यक्ष हो गए थे उसी के 2 दिन बाद मतलब 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। अब क्वेश्चन ये है कि क्या उसी दिन पारित हो गया था, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 13 दिसंबर को जब उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था तो उस समय जो हमारे स्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनका ऐसा मानना था कि इस प्रस्ताव को हम तब तक पारित नहीं करते जब तक शायद जो हमारे जो 73 मुस्लिम लीग के सदस्य हैं या 93
देशी रियासत सदस्य ये नहीं आ जाते। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इसको पारित होने में 40 दिन लगे थे। 40 दिन मतलब 22, ये 1946 की बात है, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य पारित हो गया था। तो दोस्तों ये थी कि हम संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ था। अब दोस्तों जैसे जिस प्रकार संविधान निर्माण की बात आती है तो उस आपके दिमाग में सबसे पहले ये ख्याल आता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो अब हम किसके बारे में बात करेंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको प्रारूप समिति के अध्यक्ष के नाम से भी जाना जाता है। तो डॉक्टर भीमराव जो अंबेडकर थे उनको संविधान का निर्माता भी कहा जाता था। संविधान का निर्माता, ये सबसे पहले चुनाव लड़े थे बॉम्बे से। किसके लिए? संविधान सभा के सदस्य के लिए ये सबसे पहले चुनाव लड़े थे बॉम्बे से। अब जब ये बॉम्बे से चुनाव लड़े तो ये वहां से चुनाव हार गए थे। तो उसके बाद इन्होंने बंगाल से चुनाव लड़ा था। अब बंगाल से इन्होंने जब चुनाव लड़ा तो उस समय मुस्लिम लीग के जो भी सदस्य थे, जो भी व्यक्ति थे, उन सब लोगों ने किसका सपोर्ट किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इन्होंने सपोर्ट किया तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहां से जीत गए थे? बंगाल से जीत चुके थे। लेकिन जब 1947 में भारत के 2 टुकड़े हो गए तो दोस्तों जो बंगाल से जीते थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो हिस्से का नाम था जयसूर कुलना। और जयसूर कुलना 1947 के बाद पाकिस्तान के अंदर चला गया था। अब ये जब हिस्सा पाकिस्तान के अंदर चला गया तो वापस इनकी पोस्ट तो क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी वहां से। तो अब जिस प्रकार एक व्यक्ति थे के वी रावतों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में ये कहा था कि ये संविधान के जनक और जननी दोनों ही। और इनके जनरली जब इतनी अच्छी बात किसी व्यक्ति ने इनके द्वारा कही गई तो सिंपल सी बात है कि अगर माना कि संविधान का निर्माण कर रहे हैं तो एक ऐसे व्यक्ति का होना जरूरी है। तो उस समय के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने किसको कॉल किया था? बॉम्बे के उस समय जो पीएम थे वो थे, उस समय पीएम की पोस्ट हुआ करती थी। तो पीएम कौन थे? बीजे खेर। तो बीजे खेर को जनरली कॉल तो नहीं किया होगा, ऐसा एस्टिमेट कर सकते हैं। उन्हें पत्र लिखा था। तो बीजे खेर ने वहां पर एक पद खाली किया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को रखा गया। कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि किसके स्थान पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को रखा गया था? तो एम आर जयकर जिनकी पोस्ट के स्थान पर हमें किसको रखा गया था? उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को रखा गया था। ओके दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो था। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।